बिहार के बेतिया में महादलित बस्ती में भीषण आग लगने से 20 मकान जलकर राख हो गए। वहां रहने वाले लोगों ने आशंका जताई कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई, जो पूरी बस्ती में देखते ही देखते फैलती चली गई। ये आग इतनी भयानक थी कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो कोयले की खान में आग सुलग रही हो, क्योंकि कुछ ही देर में वहां मौजूद कई मकान इस आग की चपेट में आ चुके थे और उनसे आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। ऐसे में इन मकानों में रहने वाले लोगों के पास अपनी बर्बादी का मंजर देखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिकटा से लेफ्ट विधायक ने भरोसा दिया कि पीड़ितों की मदद की जाएगी। उनका पक्का मकान बनना चाहिए, ये प्रशासन से हम बात कर रहे हैं। इलाके में मची अफरा तफरी के बीच आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन उससे हुए नुकसान की भरपाई आसान नहीं, क्योंकि इन मकानों में मौजूद सारा सामान आग में सुहा हो गया। सौभाग्य की बात है कि देश में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, चाहे शहरों में हो या फिर गांवों में, उनकी जमीन पर दबंगों और भू माफिया की नजर होती है। कई बार झोपड़ियों में आग भी इसलिए लगाई जाती है कि जमीन खाली हो और उस पर कब्जा कर लिया जाए। बिहार में जमीन विवाद में महादलित समुदाय की बस्तियों में आग लगाने की घटनाएं पहले भी हो चुकी। बेतिया के इसी इलाके में महादलित समुदाय की एक बस्ती में 2 साल पहले भी आग लगी। अब फिर उसी समुदाय की बस्ती भी आग में राख हो गई, जिसके पीछे लोग साजिश का शक जता रहे हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कम खर्च में उन्हें एसी में सफर का मजा देने की तैयारी कर ली है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि पंजाब में कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में AC 3 इकोनॉमी कोच तैयार किया गया, जिसके डिजाइन को ट्रेन की सुरक्षा के मानक तय करने वाली संस्था रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी लेने के लिए लखनऊ भेजा गया है। बताया गया कि इस साल रेलवे की करीब 250 AC 3 इकोनॉमी कोच बनाने की तैयारी है। खास बात यह कि इसमें सफर का किराया AC 3 कोच से कम होगा, क्योंकि नए कोच में सीटों की संख्या बढ़ाकर 72 से 83 कर दी गई है। इस कोच में दिव्यांगों के लिए चौड़े दरवाजे रखे गए हैं ताकि व्हील चेयर को अंदर तक लाया जा सके। यही नहीं, हर सीट के साथ खाने पीने की टेबल और फोन चार्जिंग का इंतजाम भी किया गया है। खबर है कि रेलवे की कई ट्रेनों में स्लीपर क्लास के कुछ कोच हटाकर AC 3 इकोनॉमी कोच लगाने की योजना है। राजस्थान के अलवर से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें मिठाई की एक दुकान में एक आदमी गोली चलाता नजर आया। आरोप है कि 10 लाख की अवैध वसूली की मांग को लेकर यह फायरिंग की गई। इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि 3 बदमाश एक मिठाई की दुकान में पहुंचे और सबसे पहले लाल शर्ट वाले बदमाश ने काउंटर पर बैठे दुकानदार को एक पर्ची थमाई और कुछ कहा। दावा किया जा रहा है कि यह पर्ची अवैध वसूली की मांग थी। इसके बाद उसने अपने साथी को कुछ इशारा किया, जिसके बाद दूसरे बदमाश ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और दुकान के काउंटर पर बैठे आदमी की तरफ फायर कर दिया। फायरिंग के बाद तीनों वहां से चले गए। गनीमत यह रही कि फायरिंग में दुकानदार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज और मौका वारदात की जांच की। इसके संबंध में जितना भी हुलिया वगैरह पता चला है, उसके आधार पे बदमाश युवकों की तलाश की जा रही है। पुलिस नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुट गई। सौभाग्य की बात यह कि बदमाशों का इरादा दुकानदार को मारने का था ही नहीं, उन्हें सिर्फ दहशत फैलानी थी, जिसके लिए उन्होंने गोली चलाई और राजस्थान पुलिस को खुली चुनौती देकर निकल गए। पिछले कुछ दिनों से अलवर में बदमाशों के गिरोह कारोबारियों और दुकानदारों को लगातार डरा रहे हैं। वहां देश विदेश की कई बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, फैक्ट्रियां हैं। कारोबारियों और दुकानदारों को अगर अपनी जान बचाने के लिए गुंडा टैक्स देने की नौबत आ जाएगी तो वहां से उद्योग धंधों का पलायन होगा। क्योंकि राजस्थान का ये जिला हरियाणा और दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वहां दूसरे राज्यों के बदमाशों की नजर भी है। उनके मुंह अवैध वसूली का खून लगने से पहले ही ऐसे गिरोहों का खात्मा करना जरूरी है। विदेशी राजनयिकों के जम्मू कश्मीर दौरे पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हुआ। न्यूज़ 18 के आदित्य राज कौल की रिपोर्ट है कि राजनयिकों के दौरे से पहले ISI के इशारे पर भारत के खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेज कर दिया गया। खबर है कि झूठी जानकारी वाले ट्वीट न केवल पाकिस्तान बल्कि सऊदी अरब से भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए 17 फरवरी को कश्मीर बंद करने का भी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि राजनयिकों के दौरे में घाटी की असली तस्वीर दुनिया के सामने ना आ सके। इस दौरे पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की बौखलाहट पहले ही सामने आ चुकी है। उत्तराखंड त्रासदी में चमोली जिले के तपोवन टनल में लगातार जारी रेस्क्यू के काम को बारीकी से जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंच गई। इस टनल में कीचड़ तो पहले से ही था, लेकिन अब पानी और बढ़ने लगा है, जिस वजह से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में आ रही दिक्कतें और बढ़ गई। लेकिन राहत बचाव दल की टीमें बिना थके अपने काम में जुटी हैं, जिसे बेहद करीब से देखने के लिए न्यूज़ 18 की टीम टनल के अंदर पहुंची और उन परेशानियों को जानने की कोशिश की जिनसे बचाव कर्मी जूझ रहे हैं। तो मलबा था, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होने के चलते रेस्क्यू काम में दिक्कत हो रही है।
टनल के अंदर मशीनों की मदद से मलबे को निकालकर बाहर फेंकने का काम जारी है, लेकिन मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। जितना माल निकालते हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे फिर इकट्ठा हो जाता है। बैराज की तरफ जमा हुए पानी को भी पंप के जरिए निकालने की तैयारियों में रेस्क्यू टीम जुटी है, क्योंकि यही पानी टनल में जा रहा है, जो फंसे हुए लोगों को निकालने का काम और मुश्किल बना रहा है। इसी बीच उत्तराखंड के तपोवन की सुरंग में फंसकर मारे गए लोगों पर चमोली स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने चौंकाने वाला दावा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही पता चल रहा है, पोस्टमार्टम से ड्यूरेशन जो डेथ की है यही निकल के आ रहा है कि 4-5 दिन हो रहे हैं उनको मरे हुए। सौभाग्य की बात यह कि चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही के 10 दिन बीत चुके हैं। तपोवन की जिस सुरंग में करीब 150 लोगों के फंसे होने की आशंका है, उनके जिंदा बचने की उम्मीद अब खत्म हो गई है। ये सुरंग करीब 2.5 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है, जो पूरी तरह मलबे से भरी हुई। ग्लेशियर पिघलने से सुरंग में पानी भी बढ़ता जा रहा है। इससे बचाव के काम में जुटी सेना, सुरक्षा बल और एनडीआरएफ की टीमों को आगे बढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। पुदुचेरी में चुनाव से ठीक पहले वहां की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई। News18.com की रिपोर्ट है कि कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे और 1 विधायक के अयोग्य घोषित होने की वजह से नारायणसामी सरकार पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि अब 30 सदस्यों वाली पुदुचेरी विधानसभा में कांग्रेस के केवल 10 और उसकी सहयोगी डीएमके के 4 विधायक रह गए। यानी नारायणसामी सरकार के पास 14 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े से एक कम है। हैरानी की बात यह कि कांग्रेस पर यह संकट राहुल गांधी के पुदुचेरी दौरे से ठीक एक दिन पहले आया। वो वहां होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने पहुंचने वाले हैं। पुदुचेरी और तमिलनाडु में एक साथ चुनाव हो सकता है, जिसकी तारीखों का ऐलान जल्द किया जा सकता है। राजस्थान में महिला स्वास्थ्यकर्मी और पटवारियों ने वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर राजधानी जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। उनके साथ नौकरी की मांग करते हुए हजारों की संख्या में बेरोजगार भी सड़कों पर उतर आए, जिन्हें संभालना उनके लिए टेढ़ी खीर बन गया, क्योंकि वो सभी हजारों की संख्या में प्रदर्शन के लिए जुटे थे। एक जगह महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भीड़ नजर आई, जो सरकार से पक्की नौकरी और वेतन बढ़ाने की मांग कर रही थी। तो वहीं दूसरे इलाके में सैकड़ों लोग नौकरी की मांग पर प्रदर्शन करते दिखे। उनमें बड़े पैमाने पर महिलाएं भी शामिल थीं, जिनमें कुछ अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंची थी। इतना हमारे परिजन अभिभावक हमारी मांगों को पूरा करिए, सुनिए। वहीं राज्य भर से आकर राजधानी में डटे हजारों पटवारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। वो अपना वेतन बढ़ाने की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन में एक नई एंट्री हो गई। News 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि कोलकाता में कांग्रेस और लेफ्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब्बास सिद्दीकी का आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट उनके साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। अब्बास सिद्दीकी हुगली जिले की पुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा हैं, जिन्होंने पिछले महीने ही अपनी पार्टी बनाई थी। पिछले चुनावों में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलवाने में मुस्लिम समुदाय का बड़ा हाथ था, लेकिन अब अब्बास सिद्दीकी के लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जाने पर समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम आबादी पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेफ्ट और कांग्रेस ने यह भी बताया कि सिर्फ आईएसएफ ही नहीं, बल्कि आरजेडी और दूसरी छोटी पार्टियां भी उनके गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। हालांकि बीजेपी इस गठबंधन से बिल्कुल बेफिक्र दिखी और उसने तीनों पार्टियों को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बता दिया। अब्बास सिद्दीकी अरे ये सब कौन है जिनको ममता बनर्जी ने दूध देने वाली गाय बताया था, और आज यही दूध देने वाली गाय जो है वो लात मार करके कहती है कि सीपीएम और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी।